पढ़ने वाले हैं हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। अब पहले आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड कॉलम क्या होता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड कॉलम क्या होता है, पहले तो P इक्वल्स टू F बाई ए होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में रहता है। ये स्केलर क्वांटिटी रहता है। फिर आता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे रहता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है हमारा कौन सा, पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ में बेसिकली क्या होता है, प्रेशर जो अप्लाई हुआ है टू द एनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में जो प्रेशर हमने डाला है, एक्सटर्नल प्रेशर हमने डाला है, जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो है वो एक एनक्लोज स्टेट में है और रेस्ट स्टेट में है, तो फिर हम वो जो है प्रेशर वो ट्रांसमिट होगा इक्वली ट्रांसमिट होगा हमारे अनडिमिनिश्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड और हर पार्ट ऑफ द मतलब हर वॉल ऑफ द वेसल में। ठीक है, पास्कल्स लॉ का भी आता है हमारा एप्लीकेशन, जो कि हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट में देखने को मिलता है, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेशर में बेसिकली। फिर आता है हमारा प्रेशर का वेरिएशन। तो प्रेशर का वेरिएशन डेप्थ के साथ कैसे होता था, प्रेशर का वेरिएशन डेप्थ के साथ P2 जो है वो सबसे वो नीचे की तरफ होता था, नीचे वाले पॉइंट में, P1 जो है वो ऊपर वाले पॉइंट में होता था। तो ऑब्वियसली जो नीचे वाला पॉइंट है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है दैन एक पॉइंट जो ऊपर है, तो इसके ऊपर बेसिकली हमारा P1 के ऊपर कम प्रेशर रहता है, तो P2 के ऊपर ज़्यादा प्रेशर। तो हम इसलिए लिखेंगे P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रू यानी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर, और G तो हमारा ग्रेविटेशन की वजह से जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, और H यानी कि ये वाला हाइट। ठीक है, ये वाला हाइट। उसके बाद इसी को हम लोग अगर इस फॉर्म में लिखेंगे, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट है, ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट, ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एक सेकेंड, ये वाला हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो प्रेशर है, ये टोटल, इसको हम क्या लेंगे, P टोटल को अगर हम देखें तो इसको हम P लेंगे। ये वाला प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर की तरफ, तो P माइनस P एटमॉस्फेयर। ठीक है, P माइनस P एटमॉस्फेयर अगर हम लें तो हमें इतना का प्रेशर मिल जाएगा, और इतना का प्रेशर इक्वल होगा किससे, रू जी एच से। तो बेसिकली हम ये वाले पार्ट का प्रेशर ले रहे हैं, जो मतलब जो वाला एरिया हमारे P2 और P1 के बीच में है, P2 और P1 या फिर हम बोल सकते हैं P और P एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में जो पॉइंट है, वहाँ पे तुम्हारा कितना प्रेशर है उसको तुम रू जी एच बोलते हो। ठीक है, उसको तुम क्या बोलते हो, रू जी एच बोलते हो। अब P माइनस P एटमॉस्फेरिक वाला जो प्रेशर है उसको रू जी एच बोला जाता है, और उसको गॉस प्रेशर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गॉस प्रेशर भी बोला जाता है। और P जो है, P जो है, जो कि हम लोगों का उस पॉइंट में जो प्रेशर है P, ये P प्रेशर को हम लोग एब्सोल्यूट P एट दैट पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डेंसिटी ऑफ हमारा डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ पानी एट 4 डिग्री सेल्सियस, उसको क्या वो कितना होगा हमारा 10 टू द पावर 3 यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमने और एक पढ़ा था, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी में डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 10 टू द पावर 3 होता है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया, तो यही चीज़ वहाँ पे डालना है। तो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस का डालना है तो उसका डेंसिटी बाय हमारा 10 टू द पावर 3 कर देना है बस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंटेनर इन मोशन हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे कंटेनर इन मोशन। ठीक है, कंटेनर इन मोशन में हमारे यहाँ पे आप 3 कंडीशन याद कीजिए। पहले तो रेस्ट में होना चाहिए, दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए, और तीसरा वर्टिकल एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए, और अगर एक्सेलरेशन है तो फिर वो वर्टिकल एक्सेलरेशन होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, वर्टिकल एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, ये तीनों होना चाहिए। अब ये चीज़ क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे A है, यहाँ पे हमारा B है, और यहाँ पे हमारा C है। ठीक है, A और B के बीच में हमारा हाइट कितना है, H है, और B और C के बीच में हमारा लेंथ कितना है, L है। ठीक है, यहाँ पे अगर PB माइनस PA करेंगे तो रू जी एच आएगा, क्योंकि PA के ऊपर हमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है, पर PB के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रू जी एच आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला प्रेशर हमारा कितना होगा, रू जी एच होगा। फिर अगर हम PC और PB के बीच में डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हमारा दोनों के ऊपर सेम ही प्रेशर है, क्योंकि वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है, सेम लिक्विड में, तो सेम प्रेशर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ इन तीनों में होगा। रेस्ट में होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए, और अगर वेलोसिटी है मतलब चेंज हो रहा है तो ये वर्टिकल में चेंज होना चाहिए, वर्टिकल एक्सेलरेशन होना चाहिए। फिर अगर एक्सेलरेशन हमारा हॉरिजॉन्टली हुआ, तो B माइनस PA का तो सेम ही चीज़ रहेगा, पर PC माइनस B का हमारा क्या रहेगा, L रू A रहेगा। मतलब H की जगह में हम डाल देंगे L, और हमारा जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से नहीं हो रहा है, उसमें एक एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसलिए हम डालेंगे A। तो यहाँ पे क्या होगा, L रू A, तो PC माइनस PB इक्वल्स टू L रू A। ठीक है, फिर आता है हमारा एंगल ऑफ सरफेस, एक सेकेंड, हाँ, एंगल ऑफ सरफेस विथ हॉरिजॉन्टल, उसको हम क्या कहते हैं, थीटा अगर लेंगे तो थीटा हमारा क्या होगा, tan इनवर्स A बाई G। बेसिकली ये चीज़ जो होता है, ये देखिए, हाँ, ये चीज़ एक बेसिकली है tan थीटा इक्वल्स टू A बाई G, और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स A बाई G। ठीक है, अब ये सब मिटा देते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। एक सेकेंड, हाँ, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बेसिकली क्या रहता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो है वो लिक्विड P एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एक लिक्विड P एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हमेशा सेम रहता है। देखिए, अब यहाँ पे एक लिक्विड है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, दोनों का अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा यहाँ वाला, ये वाला प्रेशर के साथ। ठीक है, दोनों का प्रेशर इक्वल रहेगा, तो लिक्विड में प्रेशर हमेशा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम रहता है, अगर वो लिक्विड जो है वो सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे
इवन इफ लिक्विड जो है वो डिफरेंट अमाउंट में, देखिए यहाँ पे एक अलग सा वेसल लिया और यहाँ पे एक अलग सा वेसल लिया, पर दोनों का लिक्विड सेम है, तो ये वाले पार्ट में जितना प्रेशर होगा और ये वाले पार्ट में जितना प्रेशर होगा वो सेम होगा। यहाँ पे जितना प्रेशर होगा, अगर ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में हम देखें तो ये प्रेशर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, प्रेशर जो है वो सेम रहेगा इवन इफ कंटेनर अलग हो, क्योंकि लिक्विड जो है वो सेम है तो उसका डेंसिटी सेम रहेगा, तो रू जी एच सेम रहेगा, तो दोनों में प्रेशर भी सेम रहेगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में, ठीक है। अब इसको बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आता है हमारा क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में बेसिकली देख लीजिए यहाँ पे दो जगह रहता है, यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट में दो जगह रहता है, तो ये सोच लीजिए ये वाला जो है ये इसमें से दोनों में से ये एरिया यहाँ पे स्मॉल ए ले लीजिए, यहाँ पे बिग मतलब कैपिटल ए ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ए ले लीजिए, यहाँ पे कैपिटल ए ले लीजिए, यहाँ पे जो होल है ये वाला छोटा है और यहाँ वाला एरिया जो है वो बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एरिया बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे हमने प्रेशर डाला है, इस साइड में हमने सॉरी फोर्स डाला है, यहाँ पे फोर्स डाला है और यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लीजिए एम, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लीजिए एन, यहाँ पे हमारा ब्लॉक है एक एम वाले वेट का या फिर डब्ल्यू वेट का ले लीजिए, यहाँ पे हमारा डब्ल्यू वेट का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पे हम फोर्स डाल रहे हैं, यहाँ पे डब्ल्यू वेट का जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जाएगा। बेसिकली ये चीज़ क्यों हो रहा है, ये चीज़ इसी वजह से हो रहा है। देखिए हम अगर ऐसे देखें वेट बाय एरिया, वेट जो है वो भी एक फोर्स है, फोर्स बाय एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम ही चीज़ तो हो रहा है, हम क्या लेते थे पी, एक सेकेंड, हम क्या लेते थे पी माइनस P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रू जी एच। तो यहाँ पे P2 जो है वो है हमारा वेट बाय एरिया, जो कि यहाँ पे डाल रहा है P2, ये वाला P2 होगा ऑब्वियसली, और ये वाला P1 होगा, तो P1 ये वाला हो गया, ये वाला P1 हो गया, तो P2 हो गया हमारा वेट बाय एरिया और P1 हो गया हमारा फोर्स बाय एरिया, जो कि यहाँ पे फोर्स डाल रहा है, और ये वाला एरिया यहाँ पे ये वाला इस साइड में हमारा वेट बाय ये वाला एरिया, ठीक है। तो उसी तरह से P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रू जी एच हो रहा है, रू जी एच यानी कि रू यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड, एच यानी कि ये वाला जो डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला पार्ट में आपको जो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है एच का जो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है वो है हमारा एच, ये है जी और एक है रू, तो ये वाला हो जाएगा हमारा W बाई ए इक्वल्स टू, बेसिकली हम यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, W बाई ए माइनस फोर्स बाई एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा है, ये बड़ा वाला एरिया, और ये स्मॉल ए कौन सा है, ये वाला छोटा वाला एरिया जहाँ पे हमारा फोर्स गिर रहा है, और ये वाला बड़ा वाला एरिया में क्या हो रहा है, हमारा जो वेट डाला गया है उसको हम लोग ऊपर ले रहे हैं, तो वो वाला प्रेशर इक्वल्स टू रू जी एच, ठीक है, हो गया डन, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट लिक्विड इन अ यू ट्यूब, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट लिक्विड इन अ यू ट्यूब। ये कैसे होता है, अब देखिए ये चीज़ होगा अगर हमने उधर जैसे पढ़ा हुआ था, ये चीज़ भी ऐसे ही होगा जब हमारा रेस्ट में है, कांस्टेंट वेलोसिटी में है, या फिर वर्टिकल एक्सेलरेशन में है, हॉरिजॉन्टल नहीं, याद रखिएगा वर्टिकल एक्सेलरेशन में। हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे वाला एक्सेलरेशन होगा, वर्टिकल यानी कि ऐसे वाला एक्सेलरेशन होगा, तो ये वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं लाएगा, जो कि हमारे लिए नेसेसरी है, कांस्टेंट वेलोसिटी हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा आता है ये वाला यूट्यूब, देख लीजिए यूट्यूब, यहाँ पे हमारा सेम टाइप का लिक्विड आता है और इसके जस्ट ऊपर आता है हमारा अलग सा लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे जस्ट ऊपर आता है हमारा अलग सा लिक्विड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेंगे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेंगे, यहाँ पे इस साइड में जो हमारा सेम लिक्विड है पूरे थ्रू आउट, वहाँ पे क्या है रू2H2 और इस तरफ क्या है रू1H1, ठीक है। ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं ये प्रेशर और ये वाला ऐसे ही रहेगा। फिर हमारा अगर हम P1, हम देखिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, सेम ट्यूब में है, यहाँ पे भी सेम लिक्विड है और यहाँ पे भी सेम लिक्विड है, तो अब हमारा P1 जो है इक्वल होगा P2 से, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में P1 इक्वल टू P2 होगा, तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू हम लिखेंगे, P1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे रू1H1G, ठीक है, रू1H1G, और इस तरफ क्या होगा रू2H2G, और ऑब्वियसली दोनों तरफ में ही हमें क्या डालने पड़ेंगे, P एटमॉस्फेरिक, तो हम P एटमॉस्फेरिक भी डालेंगे। अब हम उसको इक्वेशन को इक्वल कर रहे हैं मतलब यहाँ पे G हमारा जो PA कैंसिल हो जाएगा, G कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा रू1H1 इक्वल्स टू रू2H2, ठीक है, जिसको हम इवन ये भी लिख सकते हैं रू1H1G रू2H2G, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे यूट्यूब में यहाँ पे P1 इक्वल्स टू P2 रहेगा, ठीक है, P1 इक्वल्स टू P2 रहेगा, और P2 जो है वो इक्वल किससे रहेगा, P1 से, तो P1 का वैल्यू क्या होगा, बेसिकली P एटमॉस्फेयर होगा प्लस H1 रू और G, ठीक है, ये सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पर हमें ये वाले हाइट का भी तो मतलब मेजर करना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो हमें ये हाइट का भी मेजर करना है और ये वाला भी मेजर करना है। यहाँ पे तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लेवल में आ गया, पर यहाँ पे इस प्रेशर को अगर हम इसके साथ इक्वल कर रहे हैं तो ये प्रेशर किसके साथ इक्वल होगा, ये वाले प्रेशर के साथ, समझे, ये वाले प्रेशर के साथ। तो यहाँ पे P2 इक्वल्स टू P1 होगा, और P2 क्या होता है, P1 क्या होता है, P एटमॉस्फेरिक प्लस H1 रू जी, ठीक है, P एटमॉस्फेरिक प्लस H1 रू जी, एब्सोल्यूट प्रेशर एट P2, ठीक है। उसके बाद आता है when you tube accelerates horizontally, when you tube accelerates horizontally, ठीक है, जब हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन हो रहा है तो यहाँ पे एक थीटा बनेगा, एज हमारा ये फर्दर मूव कर रहा है तो ये वाला जो पानी होगा ये ऑब्वियसली ऐसे हो जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया की वजह से ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हम अगर देखेंगे 2 और ये देखेंगे 1, तो P2 माइनस P1 अगर देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, हम लोग जैसे यहाँ पे C और B का देखे थे ये वाला, उसी तरह से यहाँ पे भी L रू A आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, PA का वैल्यू हम क्या डालेंगे, एक सेकंड, हाँ PA का वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे, सॉरी P2 का वैल्यू हम क्या डालेंगे, P2 का वैल्यू हम डालेंगे P एटमॉस्फेरिक, जो कि यहाँ पे ऊपर लग रहा है, और ये वाला पार्ट में जो हमारा लग रहा है जो कि हमारा H G, ठीक है, रू H G जो कि P2 में लग रहा है। अब P1 में क्या लग रहा है, सिर्फ P एटमॉस्फेरिक लग रहा है, तो P एटमॉस्फेरिक प्लस रू H G माइनस P एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू L रू A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा H, यहाँ पे मिलेगा हमें H बाई L इक्वल्स टू A बाई G
इक्वल्स टू टैन थीटा, और इसी टैन थीटा से हमारा ये वाला फॉर्मूला भी आया था, ठीक है। ये सब समझ आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट, उसके बाद हमारा बेसिकली आता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। ठीक है, तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर में हम देखेंगे सेम लिक्विड हर जगह में होगा, सेम लिक्विड हर जगह में होगा, राइट, सेम लिक्विड ऑल ओवर होगा। ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे जिसको हम लोग बेसिकली सिस्टम कहते हैं, और यहाँ से ऐसे ट्यूब लगा होगा, यूट्यूब जैसा एक ट्यूब लगा होगा, और ट्यूब में हम लोग ए और बी पॉइंट देख पा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे प्रेशर। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट में प्रेशर क्या रहेगा, पहले तो ए पॉइंट का हम देखें तो यहाँ पे हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं कि पी ए और पी बी तो पहले तो सेम ही होगा, और वो दोनों इक्वल किससे होंगे, यहाँ पे हम लोग पी बी का देख लेते हैं, ठीक है। पी बी का देखेंगे तो यहाँ पे पी एटमोसफियर प्लस रू जी एच, तो पी ए भी उतना ही रहना चाहिए, पी बी और पी ए दोनों सेम रहेगा, तो पी ए प्लस रू जी एच रहेगा, और पी माइनस पी ए इक्वल्स टू रू जी एच हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम ही चीज़ है, देखिए पी ए अगर अभी देखो पी ए इक्वल होता है पी बी से, और पी बी क्या है, पी बी यहाँ पे क्या है, पी बी है हमारा पी एटमोसफियर प्लस रू जी एच, तो पी ए भी उतना है, पी बी भी उतना है। अगर हम इन दोनों को पी ले लेंगे, तो फिर पी इक्वल्स टू पी एटमोसफियर प्लस रू जी एच हो जाएगा, समझे। तो ये है हमारा ओपन ट्यूब मैनोमीटर। फिर आता है हमारा बॉयंसी। बॉयंसी में बेसिकली क्या होता है, बॉडी जो है इमर्स होता है होली या फिर पार्शियली, अप थ्रस्ट फोर्स लगता है उस पर, जिसको हम लोग बॉइंट फोर्स भी बोलते हैं। अप थ्रस्ट फोर्स जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइंस फोर्स बोलते हैं, और फेनोमेनन को बॉयंसी बोलते हैं। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट हमारा पानी में है तो वहाँ पे एक अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा, उसको एफ पी या फिर बॉइंट फोर्स, जो कि अप थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में सम एपरेंट लॉस इन वेट, कुछ एपरेंट लॉस होता है वेट में जो कि इक्वल होता है टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए यहाँ पे मिटा देती हूँ। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक पानी ऐसे लें, पानी ऐसे बहुत सारा पानी ले लेंगे, फिर यहाँ पे अगर हम इतना बड़ा ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो ये जो पार्ट है इतना लॉस हो रहा है हमारे ऑब्जेक्ट का वेट में, और यहाँ पे उतना गेन हो रहा है हमारे मतलब उतना ही पानी का अमाउंट को डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब ये वाला यहाँ पे अभी और पानी है ही नहीं, ये वाले पार्ट में अभी और पानी ही नहीं है, ठीक है, ये वाले पार्ट में और पानी ही नहीं है, ये तो डिस्प्लेस हो गया और इधर आ चुका है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट है, समझे। तो इतना अमाउंट देखिए यहाँ पे जितना अपरेंट लॉस होगा वेट में, उतना ही वेट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस कौन करेगा, हमारा उतना पार्ट ऑफ बॉडी जो इमर्स हो गया है, ठीक है। फिर आता है हमारा बॉइंट फोर्स जो कि हमारे हाँ बॉइंट फोर्स जो है वो कैसे लगता है, तो पहले तो हम लोग एक P2 लेते हैं नीचे की तरफ, राइट, P2 लेते हैं नीचे की तरफ और P1 लेते हैं ऊपर की तरफ। P1 में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर रहा है, P2 के ऊपर हमारा FB गिर रहा है, ठीक है। अब P2 माइनस P1 करेंगे तो HROG तो आएगा ही, P2 माइनस P1 करेंगे तो HROG तो आएगा। अगर तुम अभी बॉइंट फोर्स ना देख तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर P2 इक्वल्स टू P2 माइनस P1 अगर हम देखें तो ये वाला P एटमॉस्फेरिक निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा HROG आएगा, ठीक है, HROG आएगा, ठीक है। F2 माइनस F1 अगर हम देखें मतलब फोर्स के हिसाब से नहीं, तो एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा HROG A, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, H और A को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो V रू G हो जाएगा। उसके बाद F अपवर्ड मतलब कि थ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है वो इक्वल होगा किससे, V रू G से, जो कि होता है हमारा लॉस ऑफ वेट, अब अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड जो होता है इक्वल होता है किससे, mg माइनस वी रू जी से, अब mg क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा mg तो लग ही रहा होगा। अब हम अगर ऊपर की तरफ फोर्स डाल रहे हैं तो ये mg कुछ ना कुछ फोर्स अपनी तरफ ले लेगा, तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, mg माइनस वी रू जी, ठीक है, हो गया, समझे। उसके बाद आता है पार्शियली सबमर्ज्ड, कंप्लीटली सबमर्ज्ड, और उसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो आएगा। पार्शियली सबमर्ज्ड में ये देखेंगे हमारा वॉल्यूम जितना इनसाइड है, वॉल्यूम जितना आउटसाइड है, उस हिसाब से। अब सिग्मा क्या है, सिग्मा है हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी, तो सिग्मा अगर रू से कम होगा तो ये फ्लोट करेगा, और वी इनसाइड बाय टोटल वॉल्यूम जो होगा इक्वल होगा किससे, सिग्मा बाय रू से, ठीक है, और वी आउटसाइड बाय टोटल वॉल्यूम जो होगा वो किससे इक्वल होगा, रू माइनस सिग्मा बाय रू से, ठीक है, रू माइनस सिग्मा बाय रू से। अब नेक्स्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड में ये दोनों इक्वल रहते हैं, और वी नॉट जो है वो इक्वल्स टू जीरो रहता है, मतलब कि सॉरी वी आउटसाइड जो है वो कुछ भी नहीं होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या रहता है, रेस्ट पोजीशन में रहेगा, और यहाँ पे अगर हम देखें अगर हमारा सिंक हो रहा है बॉटम की तरफ तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये नीचे की तरफ आ गया, और यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ क्या गिरेगा, कौन सा फोर्स गिरेगा, वी सिग्मा जी गिरेगा, टोटल वॉल्यूम सिग्मा जी गिरेगा, वो हमारा क्या होगा, फोर्स, ठीक है, फोर्स होगा। और ऊपर की तरफ हमारा यहाँ पे ये देख लीजिए वी रू जी जाएगा, ऊपर की तरफ वी रू जी जाएगा, जो हमारा अप थ्रस्ट फोर्स है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हमारा आर मतलब जो रिजल्टेंट होगा यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा हमारी बॉडी पे वो कितना होगा, इक्वल होगा हमारा वी सिग्मा जी, यानी जो नीचे आ रहा है माइनस ऑफ वी रू जी, नीचे को हम बड़ा क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली जो है वो सिंक हो रहा है, तो वी सिग्मा जी माइनस वी रू जी इक्वल्स टू हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे आया, हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ गिरेगा ऑब्जेक्ट पे, प्लस हमारा जो वी रू जी है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस वी सिग्मा जी करेंगे तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा जीरो से, जो कि हमारा टोटल होगा, ओके। फिर आता है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो में बेसिकली क्या होता है, ईच
ईच पार्टिकल जो है एट अ गिवन पॉइंट ईच पार्टिकल जो है ऑफ अ लिक्विड मूव करते हैं साथ में सेम पाथ में और सेम वेलोसिटी के साथ एज इट्स प्रीडिक्सर, मतलब इससे पहले जो उसका उसी जगह में जो पार्टिकल जैसे गया है वो भी वैसे ही जाएगा। तो ये लोग ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, इसको स्ट्रीमलाइन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी जो पॉइंट है सेम पॉइंट 10 मिनट पहले भी होगा, वो चीज़ तो ये नहीं है। तो यहाँ पे अभी जो पार्टिकल जैसे जा रहा है 10 मिनट पहले जो पार्टिकल जा रहा था वो भी वैसे ही जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो में। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्यूब जो होता है फ्लो करता है, ट्यूब फ्लो करता है और स्ट्रीमलाइन ट्यूब बोला जाता है, इसको स्टेडी फ्लो भी बोला जाता है। फिर आता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो आता है। टर्बुलेंट फ्लो में बेसिकली पार्टिकल जो है लिक्विड का एट अ गिवन पॉइंट डिफरेंट वेलोसिटी उसका होता है एज इट्स प्रेडेसेसर, उसका उससे पहले उसके 10 मिनट पहले वहाँ पे जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसका भी सेम ही वेलोसिटी होगा, इसका अलग वेलोसिटी भी रह सकता है, ठीक है, इसका अलग वेलोसिटी भी रह सकता है। अब फ्लो जो है वो दो टाइप का होता है, स्ट्रीमलाइन हो सकता है, टर्बुलेंट हो सकता है, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पीड ऑफ फ्लो के ऊपर, क्योंकि बाकी डायरेक्शन पाथ वगैरह सब सेम ही रहता है, बट जो डिफरेंट है वो है हमारा वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी डिफरेंट होगा तो टर्बुलेंट होगा, अगर सेम होगा तो स्ट्रीमलाइन होगा, ठीक है। तो इसी वजह से फ्लो सिर्फ एक चीज़ में डिपेंड करता है, जो है हमारा स्पीड ऑफ फ्लो। फिर आता है हमारा क्रिटिकल स्पीड। अब क्रिटिकल स्पीड बेसिकली क्या है, लिमिटिंग स्पीड है अप टू विच स्ट्रीमलाइन रहता है और बियॉन्ड विच टर्बुलेंट बन जाता है। एक स्पीड है जिससे पहले वो स्ट्रीमलाइन रहता है और जिसके बाद वो टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आता है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहाँ पे हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में हम बात कर रहे हैं। और स्ट्रीमलाइन फ्लो कहाँ पे होगा, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में होगा, जहाँ पे एक पाइप होगा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है जो है वो डिफरेंट रहेगा, वो वैरी करेगा, वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ए और वी यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट वो जो है वो वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे डेंसिटी 1 इक्वल्स टू डेंसिटी 2 रहेगा, डेंसिटी 1 इक्वल्स टू डेंसिटी 2, और डेंसिटी 1 का वैल्यू क्या होगा हमारा, पहले तो हमारा यहाँ पे अगर देखें तो कितना एंटर कर रहा है हमारा पर सेकंड और कितना लीव कर रहा है पर सेकंड, इक्वल हो जाएगा किससे, रू ए वी से, रू ए वन वी वन इक्वल्स टू रू ए टू वी टू। अब रू सेम क्यों रहा, क्योंकि ना उसका डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम सब्सटेंस है। फिर ए वन होगा यहाँ पे और वी वन होगा पहले का और दूसरे का होगा ए टू और वी टू, ठीक है। इसी हिसाब से हमारे यहाँ पे A1 V1 रह जाएगा और A2 V2 रह जाएगा, तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 हो जाएगा, ठीक है। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे, A से, V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे, A से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ये एनर्जी फ्लोइंग लिक्विड एंड एनर्जी हेड, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड एंड एनर्जी हेड क्या होता है, ठीक है। फ्लोइंग लिक्विड में एनर्जी क्या होता है और एनर्जी हेड बेसिकली क्या होता है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा रू जी एच होगा। देखिए हमारा नॉर्मली हम लोग ग्रेविटेशन देख लीजिए, या फिर वॉर्क वाले चैप्टर में, एनएलएम वाले चैप्टर में हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम लोग क्या लेते थे, mgh लेते थे। तो उसी हिसाब से हमारा जब पोटेंशियल एनर्जी बाय वी हो रहा है, मतलब यहाँ पे मास यानी कि डेंसिटी बाय वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इधर आने के बाद डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम जब इधर आएगा हमारे पोटेंशियल, ये देखिए यहाँ पे ये वाला पोटेंशियल एनर्जी हमारा रहता है क्या, mgh, ठीक है। m को हम क्या लिख सकते हैं, m को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो m की जगह में हम ये लिखेंगे और gh, ठीक है। जब हम पोटेंशियल एनर्जी बाय v करें, मतलब ये वाला v यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, रू जी एच रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, रू जी एच रहेगा। तो ये तो कॉमन हो गया। उसके बाद आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम के बारे में। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम भी एग्जैक्ट उसी तरह से होगा, हाफ एम वी स्क्वायर आता है और वी के एम की जगह में हम लोग क्या डालेंगे, रू वी डालेंगे। यहाँ पे ये जो वॉल्यूम, ये वी है, ये वॉल्यूम है, ये वाला वी वेलोसिटी है। तो ये वाला वी जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली हाफ रू वी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। हो गया है। प्रेशर बाय वॉल्यूम होगा, एक सेकंड, प्रेशर बाय वॉल्यूम होगा, प्रेशर हेड होगा, पी बाय रू जी होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है हमारा बर्नौलीज़ थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बर्नौलीज़ थ्योरम में बेसिकली आइडियल लिक्विड होता है और स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है। ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल एनर्जी बाय वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर प्लस ये वाला, यहाँ पे जो था, यहाँ पे हम लोग जो देखे ये वाला पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी बाय वी, ये वाला रहेगा हमारा रू जी एच। फिर काइनेटिक एनर्जी बाय वी, ये वाला रहेगा हमारा हाफ रू वी स्क्वायर। तो पी प्लस रू जी एच प्लस हाफ रू वी स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा हमेशा। इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं P1 रू जी एच वन हाफ रू वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू P2 रू जी एच टू प्लस हाफ रू वी टू स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे P1 हमारा प्रेशर है, H1 हमारा हाइट है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है। इस तरफ देखने जाए तो यहाँ पे P2 है प्रेशर, यहाँ पे हाइट H2 है और यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशंस में पहले आएगा हमारा वेंचुरीमीटर, ठीक है। एप्लीकेशंस में पहले आएगा हमारा वेंचुरीमीटर, जहाँ पे वो बेस्ड होगा किस पे, बर्नौलीज़ थ्योरम पे। बर्नौलीज़ थ्योरम में बेस होगा और मेजरिंग रेट होगा, मेजर करेगा किसको, रेट ऑफ फ्लो को और स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब को मेजर करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे एक पार्ट है ये वाला और यहाँ पे एक पतला सा पार्ट है, दोनों में ही ऐसे ऊपर से ट्यूब लगे हुए हैं, ठीक है। हम अगर यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में हम अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइट H2 है पर यहाँ पे हाइट H1 है, ठीक है, H1 है तो यहाँ पे H2, यहाँ पे H1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 जो होगा वो हमारा ये भी हो सकता है रू जी H1 माइनस H2, समझे, H1 माइनस H2,
क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, पर इसमें अलग वाला प्रेशर डाल रहे हैं, इसमें अलग वाला प्रेशर डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको जाके बाद में माइनस ही करना है, तो हम क्यों ना यहीं पे कॉमन ले लें रूजी को और H1 माइनस H2 कर लें, ठीक है। इसी हिसाब से हमारा यहाँ पे कुछ याद रखते हैं वेलोसिटीज, जिसमें आता है हमारा V1 में आता है हमारा A2, V1 होगा वेलोसिटी V1 निकालना है तो A2 बाहर आएगा, बाकी अंदर जितने हैं वो सब सेम रहेंगे हर जगह, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा √2g H1 माइनस H2 बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, हमेशा 1 पहले आ जाएगा। V2 का देखें तो A1 बाहर आएगा, उसके बाद √2g H1 माइनस H2 बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर हो गया। फिर रेट ऑफ फ्लो अगर देखें तो यहाँ पे A1 A2 दोनों आएगा, और अंदर की तरफ हम वहाँ पे जो पढ़े थे वही चीज़ रहेगा, √2g H1 माइनस H2 बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्पीड ऑफ इफ्लक्स आता है। अब स्पीड ऑफ इफ्लक्स बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये बीकर हमने लिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग ये पूरे हाइट में कहीं पे भी एक छेद कर देते हैं, ठीक है, छेद कर देते हैं, तो वेलोसिटी जो है वो हमेशा √2gh होगा। यहाँ पे टाइम टू रीच द ग्राउंड कितना होगा, h/g होता है। तो h/g में हम लोग यहाँ पे बेसिकली h/g क्या है, यहाँ पे हमारा देखिए इस तरफ हम अगर देखा जाए तो टोटल वाला h कैपिटल H है, और यहाँ पे जो स्मॉल h यानी कि ऊपर से देखें और जितने हाइट में ऊपर की तरफ से जितने हाइट में हमारा होल बना हुआ है उसको हम लोग स्मॉल h लेंगे, तो h माइनस h अगर हम लेंगे तो बेसिकली हम लोग क्या ले रहे हैं, ये वाला जो हाइट है, यहाँ पे ये वाला जो हाइट है हम उसको ले रहे हैं, तो h माइनस h, तो √2h/g, ठीक है, 2h/g। फिर आता है हमारा रेंज जो आता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो रेंज आता है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो रेंज आता है हमारा वो वाला क्या होता है, 2 जो ऊपर से हमारा हाइट जो है, मतलब कि स्मॉल h, मतलब ऊपर वेसल के ऊपर वाले पोजीशन से जिस पोजीशन में हमारा होल बना हुआ है उतने पोजीशन तक कितना हाइट है वो है हमारा स्मॉल h, तो यहाँ पे रहेगा हमारा 2 बाहर रहेगा, √, में स्मॉल h माइनस h, ठीक है, स्मॉल h माइनस h, ये सब याद रखना है, और आप समझ के याद रखें तो ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पे उसके बाद आता है टाइम टू रीच फ्रॉम H1 टू H2 अगर हम निकालने जाएँ तो एरिया, टोटल एरिया, मतलब ये वाला टोटल एरिया बाय होल का एरिया उतना लेंगे, टोटल एरिया बाय होल का एरिया √2/g, ठीक है, 2/g, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे हाँ √2/g, फिर उसके बाद आता है इंटू √H1 माइनस √H2 माइनस √H2, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, वैसे टाइप का क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसका कुछ मेन डेरिवेशंस नहीं है, तो ये इस तरह से आने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। उसके बाद इफ हमारा स्मॉल a जो है वो बहुत छोटा होगा, कैपिटल A से, तो हमारा v जो है वो √2gh होगा, और √2gh होल इंटू √a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहता है, ठीक है, ये वाला इससे रहता है, पर अगर ये वाला बहुत छोटा रहेगा तो ये ऑब्वियसली सिर्फ √2gh रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाइम टू एम्प्टी बाय होल, ठीक है, एम्प्टी करने के लिए होल से मतलब सारा पानी निकल जाए, वो कैसे होगा, जब हमारा जो होल है वो बॉटम में प्रेजेंट है, तो ये वाला कैसे होता है, यहाँ पे फिर से वही वाला फॉर्मूला आएगा, टोटल एरिया का फॉर्मूला बाय होल का एरिया का फॉर्मूला √2h/g, हमारे यहाँ पे भी टाइम रेंज क्या था, 2h/g था, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा H1 जो है वो h है यहाँ पे, और H2 जो है वो 0 है, ठीक है, H2 जो है वो 0 है क्योंकि बॉटम में प्रेजेंट है, देखिए बॉटम में प्रेजेंट है, और हमारा टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे हाइट के √ओवर से। यहाँ पे लिक्विड विथ डिफरेंट रू अगर डाल दें हम, मतलब डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड्स को अगर हम डाल देंगे एक बीकर में हाफ करके, H1 उसका √1 का होगा, H2 हमारा √2 का होगा, और यहाँ से पानी निकल रहा हो रहा है, तो ये वाला होगा उसका वेलोसिटी, हमारा क्या होता था √2gh, तो यहाँ पे क्या होगा √2g होल इंटू H2 प्लस √1h1 बाय √2, ठीक है, √1h1 बाय √2। अब ये वाला जो है यहाँ पे विस्कोसिटी से पहले तक हमारा पूरा खत्म हो गया, विस्कोसिटी से पहले तक हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, फिर आता है हमारा विस्कोसिटी में बेसिकली यहाँ पे ये क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, जहाँ पे लिक्विड जो है ना वो रिलेटिव मूवमेंट यानी रिलेटिव मोशन को अपने एडजेसेंट लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज करेगा। जैसे यहाँ पे एक लिक्विड का लेयर है और यहाँ पे एक लिक्विड का लेयर है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, तो ये वाला जो लिक्विड है यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ ये वाला लिक्विड यहाँ पे जा रहा होगा, प्लस इसके ऊपर बैकवर्ड फ्लो मतलब प्रेशर डाल होगा, विस्कोसिटी डाल होगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा वाई जो है वो थिकनेस है लिक्विड लेयर का, ठीक है। यहाँ पे ये वाला देखिए, ये देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से, ये वाला स्टेशनरी प्लेट है, इस तरफ से जा रहा है इधर, ये वाला फिक्स्ड अगर है, ये वाला अगर फिक्स्ड है, ठीक है, स्टेशनरी, ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड और इसके पास वेलोसिटी है, तो ये इस तरफ जब जा रहा है तो ये प्लेट जो है फिक्स वाला प्लेट जो है वो भी इस तरफ मूव करने लगेगा, और ये वाई ये वाला जो है ये वाला है थिकनेस ऑफ लिक्विड लेयर, ठीक है, थिकनेस ऑफ लिक्विड लेयर, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv by dy, ठीक है, dv by dy, तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, f इक्वल्स टू माइनस टाउ a dv by dy, ठीक है, dv by dy। उसके बाद आता है नेक्स्ट टाउ जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऐसा यूनिट यहाँ पे क्या होगा, पास्कल सेकंड, या फिर 1 डिकैपोज को हम लोग लिख सकते हैं 1 kg मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। उसके बाद हमारा जो है टाउ वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल, जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल होता है जो कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, टेम्परेचर और प्रेशर से, मटेरियल फ्लूइड का, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में हम डाइन से मेजर करते हैं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, और 1 पॉइज से मेजर करते हैं, 1 पॉइज से मेजर करते हैं, और हमारा ऐसा यूनिट में 1 डेकापॉइज और पास्कल सेकंड से मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन ऑन अपर प्लेट क्या होगा, माइनस टाउ वी बाई वाई, बेसिकली डी वी वो हट जाएगा, वी बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा फ्रिक्शन ऑन अपर प्लेट। तो फोर्स जो था वो क्या था, माइनस टाउ ए डी वी बाई डी वाई, माइनस टाउ ए डी वी बाई डी वाई, और फ्रिक्शन क्या है, माइनस टाउ ए वी बाई वाई, माइनस टाउ ए वी बाई वाई, ठीक है, हो गया। उसके बाद आता है हमारा
उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे रिलेशंस साइड की तरफ होंगे, साइड की तरफ यहाँ पे रिलेशंस, यहाँ पे टी और टाउ का रिलेशन, टी और टाउ का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। पहले तो लिक्विड में वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, राइट, वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, यहाँ पे हमारा टाउ जो है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर से, ठीक है। फिर आता है हमारा गैस में हमारा वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, तो टाउ जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर से, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे प्रेशर और टाउ का। लिक्विड में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाउ से, गैस में टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब बेसिकली डिपेंड ही नहीं करेगा हमारे डिपेंड ही नहीं करेगा इसके ऊपर, जब हमारा नॉर्मल प्रेशर होगा, ठीक है। जब हमारा नॉर्मल प्रेशर होगा, एनपी यानी नॉर्मल प्रेशर है यहाँ पे, अगर नॉर्मल प्रेशर होगा तो गैस में टाउ उसके ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं। पर अगर ये वाला प्रेशर होगा, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड वाले प्रेशर होंगे, तो फिर यहाँ पे मतलब जो इधर उधर से लगते हैं वो वाले प्रेशर होंगे, तो इधर हमारा टाउ उसके हिसाब से डिक्रीज करेगा या फिर उसके हिसाब से इंक्रीज करेगा। मतलब अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटली कितना है सब कुछ, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टोक्स लॉ, जो कि स्मॉल स्फीयर में देखने को मिलता है। स्फीयरिकल बॉडी में परफेक्ट होमोजेनियस मीडियम होता है विथ रिटार्डिंग फोर्स के साथ डिस्टेंस और वेलोसिटी रिटार्डिंग फोर्स की तरफ मूव करता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला वी रू जी है, यानी रू किसका है, सब्सटेंस का डेंसिटी, और ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो है वी रू जी, सॉरी ये वी सिग्मा जी है, नीचे की तरफ आ रहा है, और वी रू जी ऊपर की तरफ जा रहा है। वी सिग्मा जो है वो हमारा सब्सटेंस का डेंसिटी है, और रू जो है वो हमारे लिक्विड का डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो है वी सिग्मा जी वो ज़्यादा होगा दैन वी रू जी, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा, सॉरी ये एक सेकंड, ये ऊपर की तरफ जाएगा और रिजल्टेंट फोर्स भी ऊपर की तरफ जाएगा। फिर आता है हमारा स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला, जो कि फोर्स हम अगर वेक्टर फॉर्म में लें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगर नॉर्मल फॉर्म में लें तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में एफ वेक्टर एफ इक्वल्स टू -6 पाई टाउ आर वी, ठीक है। फिर आता है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होता है अपने एक बॉडी का, अक्वायर कैसे होता है, वाइल फॉलिंग थ्रू विस्कस मीडियम से आते आते उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाता है। उसका कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर मतलब मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में सोचें, देखो टर्ब्यूलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो वो सब अलग है। अब टर्मिनल वेलोसिटी जो है वहाँ पे हमारा मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, जहाँ पे बॉडी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो हमारा बॉडी अक्वायर करेगा वाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। अब जब विस्कस मीडियम से गिर रहा है तो उसके ऊपर विस्कोसिटी फोर्स तो गिरेगा ही, ऑपोजिट फोर्स तो गिरेगा ही, तो ऑब्वियसली उसको पार करते हुए जब उसका मैक्सिमम वेलोसिटी जितना बनता है उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है, उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा बॉडी ऑफ रेडियस आर, अगर रेस्ट से निकल रहा है, ठीक है, रेस्ट से निकल रहा है तो वेलोसिटी उसका क्या होगा, 2r² g होल इंटू सिग्मा माइनस रू बाय 9 टाउ, ठीक है, सिग्मा माइनस रू बाय 9 टाउ। अब ये चीज़ इसी हिसाब से होगा, मतलब जैसे हम लोग ये सब पढ़े विस्कोसिटी वगैरह उसी हिसाब से होगा। रेडियस आर का एक बॉडी अगर निकल के जा रहा है तो 2r² g होल ब्रैकेट इंटू सिग्मा माइनस रू बाय 9 टाउ, ठीक है। अब सिग्मा जो है वो बॉडी का डेंसिटी होगा और रू जो है वो लिक्विड का डेंसिटी होगा, ठीक है। उसके बाद ये रहा उसका ग्राफ, ये वाला उसका ग्राफ है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर कांस्टेंट हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, ठीक। उसके बाद आता है अगर बॉडी थ्रोन होता है डाउनवर्ड्स तो फिर वी जो है वो हमारा वी, ये वाला जो वी टी आप देखे वो वाला है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी है। अब अगर बॉडी को नीचे की तरफ फेंका गया है तो वी उसमें जो वेलोसिटी होगा वो टर्मिनल वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, तो वी जो है वो बेसिकली क्या होगा, वो जो वी वेलोसिटी से वो थ्रो किया गया है वो वी जब डिक्रीज होगा तब जाके वो टर्मिनल वेलोसिटी से इक्वल हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एन नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स वी स्पीड के साथ, अगर वो एक ड्रॉप बन रहे हैं तो फिर वहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा। ये देखो, ये वाला बड़े वाले ड्रॉप का आर कैपिटल आर और छोटे वाले ड्रॉप का है हमारा स्मॉल आर ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारा बड़े वाले ड्रॉप का आर इक्वल्स टू एन, यानी कि जितना नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स आए टू द पावर 1/3 इंटू जो छोटे वाले रेन ड्रॉप्स है उनका रेडियस, ठीक है, उनका रेडियस, समझे, ये वाला है उसका फॉर्मूला, ये है उसका फॉर्मूला। एक्जैक्ट सेम वे के हिसाब से हमारा वी वेलोसिटी का होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, हमारा n टू द पावर 2/3 होगा, bt हो जाएगा, समझे, vt हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे हाँ, बेसिकली यहाँ पे क्यों ये होता है, क्योंकि जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी, बेसिकली वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है r² से, तो इसी वजह से यहाँ पे n टू द पावर 2/3 होगा इन प्लेस ऑफ 1/3 जो कि हमारे रेडियस में देखने को मिलता था। फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टाउ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे देख लीजिए टाउ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी से, ठीक है। उसके बाद आता है सिग्मा से, अगर रो अगर सिग्मा से ज़्यादा होगा तो फिर बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और इसीलिए वो क्या होगा, कितना होगा, टर्मिनल वेलोसिटी से इक्वल होगा, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग कैसे ये करते हैं, रू वी डी बाय टाउ, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है हमारा इंटरस्टिशियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स, ठीक है। ये वाला जो रू वी डी है वो है हमारा इंटरस्टिशियल फोर्स, और टाउ का मतलब तो हमारा विस्कस फोर्स। बेसिकली हमारा ये मैंने गलत कहा है, हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर है बेसिकली वो इंटरस्टिशियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स होता है, और उसका वैल्यू क्या होता है, रू वी डी बाय टाउ, ठीक है, रू वी डी बाय टाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। फिर अगर हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो 1000 से कम होगा तो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, अगर 1000 से इक्वल होगा तो क्रिटिकल होगा वी सी, जो कि हमारा 1000 यहाँ पे क्या था, रू, ठीक है, यहाँ पे 1000 टाउ
1000 टाउ बाय रू डी हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल्स टू रू वी डी बाय टाउ, तो उसी हिसाब से वी कितना होगा यहाँ पे 1000 टाउ बाय रू डी, ठीक है, रू डी। तो यहाँ पे हमारा रेनॉल्ड्स नंबर जब इक्वल होता है 1000 से तो ये क्रिटिकल होगा। फिर रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से कम होगा, 2000 से कम होगा तो ये टर्बुलेंट फ्लो होगा, और 1000 और 2000 के बीच में होगा तो अनस्टेबल होगा, ठीक है। 2000 से कम होगा तो हमारा टर्बुलेंट फ्लो होगा, फिर 1000 से 2000 होगा। एक सेकेंड, नहीं ये वाला एक्चुअली गलत दिया है मैंने। यहाँ पे ये अगर 2000 से ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, 1000 से 2000 रहेगा तो हमारा अनस्टेबल रहेगा, 1000 से कम रहेगा तो स्ट्रीमलाइन रहेगा, 1000 होगा तो क्रिटिकल होगा, 2000 से 2000 होगा तो टर्बुलेंट होगा, और 1000 से 2000 के बीच में होगा तो अनस्टेबल होगा, ठीक है। फिर आता है हमारे कुछ लास्ट टॉपिक्स, जैसे कि हमारा पहले है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेसिकली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको याद रखना चाहिए। लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है जैसे कि वो स्ट्रेच होने से उस पर एक टाइप का टेंशन गिरता है, यानी कि फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स गिरता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है और ये क्या करेगा, ट्राई करेगा सरफेस एरिया को कम करने का, ठीक है, कम करने का ट्राई करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है ऑन एन इमेजिनरी लाइन ऑफ सरफेस, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, हमारा टेंशन होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा टेंशन होगा। अब वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया और सरफेस एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे एरिया चेंज करने के लिए हमारा एफरेंट जियो से इक्वल होगा, सॉरी एक सेकेंड, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा, हाँ राइट। तो यहाँ पे हमारा आता है, हमने कहाँ तक पढ़ा था, हाँ लिक्विड ड्रॉप। यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप का हमारा सरफेस एनर्जी जो है वो कितना होगा, T × 4πr², T × 4πr², ठीक है। पर जब सोप बबल होगा तो वहाँ पे हर चीज़ डबल हो जाएगा, मतलब कि 2T × 4πr² हो जाएगा, 2T × 4πr²। हाँ, तो यहाँ पे ये सोप बबल में 2T × 4πr² रहता है जो कि उसका सरफेस एनर्जी रहता है। उसके बाद आता है ड्रॉप। अगर मतलब जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़े थे n नंबर ऑफ छोटे वाले ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ा वाला ड्रॉप बना रहा है, उसी तरह से एक बड़ा वाला ड्रॉप अगर कैपिटल R का अगर ब्रेक होकर n आइडेंटिकल ड्रॉप्स बनाएगा तो क्या होगा, उसका एक्जैक्ट मतलब वाइस वर्सा होगा। मतलब जैसे वहाँ पे n⁻⁴ था तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्यूब हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, R3, मतलब सेम ही चीज़ है, बेसिकली सेम ही चीज़ है। मतलब वहाँ पे अगर भी हम लोग दोनों साइड में क्यूब कर लेते तो सेम ही फॉर्मूला आता। तो ये है n⁻⁴ और स्मॉल r⁻⁵ तो यहाँ से आ जाएगा हमारा रेडियस ऑफ द स्मॉल वाला सरफेस, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे वर्क डन जो है वो सरफेस एनर्जी का चेंज होता है, चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो चेंज इन एरिया इंटू टेंशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली हमारा वर्क डन n × 4π स्मॉल r² माइनस 4πr², ठीक है, मतलब कैपिटल वाला होल इंटू टेंशन। तो ये है हमारा एरिया, ये वाला है टेंशन, ठीक है। उसके बाद इसको कॉमन ले लेंगे 4πr²t, तो यहाँ पे आ जाएगा n⁻⁴ - 1/3 उसके बाद n आइडियल नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ r रेडियस, छोटे वाले रेडियस मिलकर अगर r ड्रॉप बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा हमें तो ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, यही सेम फॉर्मूला होगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हमारा हीट जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हिसाब से mc∆t होता है, mc∆t होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये 4πr²t n⁻⁴ - 1/3 -1, इसी तरह से एज वर्क डन दिया है बस एग्जैक्ट उसी तरह से हमारा ये भी निकलेगा। फिर अगर हम चाहते हैं कि एक निडल जो है वो फ्लो करे ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो इस हिसाब से देखने पड़ेंगे। फिर आता है हमारा सरफेस टेंशन अगर कम होगा तो टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस टेंशन कम होगा तो हमारा स्पेरिंगली सल्यूबल इंप्यूरिटीज़ जैसे कि डिटर्जेंट्स वो सब बढ़ते हैं, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगेन, ठीक है, ये इंप्यूरिटीज़। उसके बाद आता है सरफेस टेंशन के हिसाब से हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सल्यूबल इंप्यूरिटीज़। इनसल्यूबल इन्वर्सली था, सल्यूबल डायरेक्टली है, तो यहाँ पे क्या क्या आएंगे, NaCl आएगा और शुगर आएगा, NaCl आएगा और शुगर आएगा। फिर आता है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इन बैलेंस्ड इन कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पे क्या है हमारा T टेंशन इंटू 2πr, मतलब यहाँ पे देख लीजिए कैपिलरी ट्यूब का एक एरिया लिया जा रहा है, 2πr = mg यानी कि वेट, ठीक है, mg यानी कि वेट, राइट। उसके बाद आता है हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द लिक्विड सरफेस ऑफ द प्लॉट कॉन्टैक्ट इन विद द सॉलिड सरफेस, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से होता है हमारा एंगल ऑफ टेंजेंट। ये देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे समझाती हूँ, यहाँ पे हमारा ऐसे था, ऐसा हमारा बीकर है और पानी इस तरह से कुछ यू शेप में है, तो इसका एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये वाला है उसका एंगल। ये सेम चीज़ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे थीटा हमारा 90 से कम होता है, ये कॉन्केव रहेगा। लिक्विड जो है वो स्टिक करता है, वॉल के साथ जाके चिपक जाता है, ठीक है, वॉल के साथ जाके चिपक जा रहा है, वॉल के साथ जाके चिपक जा रहा है। लिक्विड राइज हो रहा है कैपिलरी में, क्योंकि ये ऊपर उठ रहा है ना, ऊपर उठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फोर्स जो है FA जो है, FA एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का, सॉरी एंगल ऑफ ये वाला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का जो हमारा फोर्स है वो ज़्यादा होगा दैन द कैपिलरी वाला फोर्स बाय √2, ठीक है, कैपिलरी वाला फोर्स बाय √2। उसके बाद आता है हमारा 90 डिग्री से जब इक्वल होगा, जब हमारा 90 डिग्री से इक्वल होगा तो यहाँ पे हमारा पहले तो प्लेन सरफेस होगा, जस्ट स्टिक हो जाएगा, जस्ट स्टिक हो रहा है, ना राइज हो रहा है ना फॉल हो रहा है। FA = FC बाय √2, ठीक है। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला जो है FC अगर F से इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे कॉन्केव रहता है, ये वाला जैसे हुआ है। फिर उसके बाद आता है कॉन्वेक्स। ये वाला ये देखिए यहाँ पे जैसे ये है हमारा बीकर और ये ऐसे ऊपर की तरफ उठा है, ऐसे ऊपर की तरफ उठा है तो राइज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना होगा, यहाँ पे हमारा एंगल कुछ इस तरह से लिया जाएगा, इस तरह से लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंगल इस तरह से लिया जाएगा और ये ऑब्वियसली 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, कॉन्वेक्स होता है, स्टिक नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे स्टिक नहीं कर रहा है वॉल से, और उसके बाद वो फॉल कर रहा है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे राइज हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड इस तरह से राइज हो रहा है, बट यहाँ पे जो है ये तो यहाँ पे इसके हिसाब से अगर देखें तो फॉल हो रहा है, राइट, तो ये फॉल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा FA मतलब एंगल जो है, एंगल वाला फोर्स वो कम होता है हमारे कैपिलरी वाले फोर्स बाय √2 से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी इंक्रीज होगा। पर हम लोग जब विस्कोसिटी के बारे में देखा, विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। फिर आता है हमारा एक्सेस प्रेशर में, पहले तो लिक्विड ड्रॉप का देखा जाएगा तो P टोटल इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्लस 2T/R रहेगा। 2T/R रहेगा हमारे लिक्विड ड्रॉप के लिए। सोप बबल के लिए ऑब्वियसली डबल हो जाएगा तो P एटमॉस्फेरिक प्लस 4T/R। ठीक है, 4T/R। और उसके बाद आएगा हमारे यहाँ पे एयर बबल में हमारा रहेगा वही सेम चीज़ P1 इक्वल्स टू P प्लस 2T/R। यहाँ पे ये 4T/R क्यों है, क्योंकि सोप बबल में से 2 लेयर्स होते हैं। एक सेकंड, सोप बबल्स में हमारे ऐसे कुछ इस तरह से ऐसे लेयर और एक ऐसे लेयर होता है, तो 2 लेयर होता है। ठीक है, फिर आते हैं 2 सोप बबल। अगर हाँ, सो यहाँ पे अगर 2 सोप बबल हमारे कोलाइड हो रहे हैं तो R1 R2 मिलकर आइसोथर्मल में हमारा प्रेशर रहता है P एटमॉस्फेरिक और R वाले रेडियस का बबल बनाएगा, मतलब बड़े वाले R का रेडियस का बबल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या रहता है, एक सेकंड, फिर से हम यहाँ पे क्या डालेंगे, हमारा सेम फॉर्मूला P एटमॉस्फेरिक 4T/R1। उसके बाद यहाँ पे रहता है हमारा 4/3πR1 क्यूब। ये क्यों होता है, यहाँ पे हमारा प्रेशर इंटू वॉल्यूम हुआ है, राइट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम है। ये वाला प्रेशर तो हम अभी जस्ट यहाँ पे मेजर किए, और ये वाला तो हर स्फीयर का वॉल्यूम रहता है। ठीक है, 4/3πR क्यूब। तो सेम ही चीज़ होगा, दो ऐसे डॉटर वाले सोप बबल्स मिलके एक पैरेंट वाला सोप बबल बनाता है। ठीक है, 2 डॉटर वाले सोप बबल्स मिलके एक पैरेंट वाला सोप बबल बनता है। यहाँ पे बायो आ गया गलती से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये 2 छोटे छोटे बबल्स मिलके एक बड़ा सा बबल बनाता है, तो उसका यही फॉर्मूला है 4T/R1। अगर सोप बबल दिया है, अगर नॉर्मल बबल दिया है तो ये होगा हमारा 2T/R1, राइट, 2T/R1। और हमारा स्फीयर का वॉल्यूम तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो उस हिसाब से लिखना है। ठीक है, अब ये जो हमारा है, हाँ, देन अगेन उसके बाद आता है सेम इन वैक्यूम के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा प्रेशर जो है वो हमेशा सेम रहेगा। वैक्यूम में तीनों के लिए सेम रहेगा, राइट। तो तीनों के लिए अगर ये सेम रहेगा तो हमारा हम यहाँ पे 4 सब कट करने के बाद हमें मिलेगा R1 का स्क्वायर प्लस R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और इक्वल्स टू R का क्यूब। यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा है गलती से, उसको क्यूब बना दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा इफ डबल बबल, यानी कि 2 डबल बबल हैं, यानी ऐसे टाइप के बबल हैं, एक बबल पूरा है और एक बबल आधा है। वैसे ये वाला जो हमने पढ़ा था सेम इन वैक्यूम जो हो रहा है, हमारा P एटमॉस्फेरिक जो है वो 0 हो जाएगा। ये वाला P एटमॉस्फेरिक जो है वो 0 हो जाएगा वैक्यूम में, सॉरी मैंने वो बोलना भूल गई थी। तो P एटमॉस्फेरिक जब 0 हो जाएगा तो ये चीज़ रहेगा, तो R1 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो R स्क्वायर हो जाएगा और 4 ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर ऐड होने से हमारा कैपिटल R का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, कैपिटल R का स्क्वायर बनेगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा डबल बबल में बेसिकली हमारे यहाँ पे एक बबल पूरा होता है और एक बबल ऐसे आधा जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला हमारा रेडियस ऑफ इंटरफेस है, यहाँ पे कनकेव टू मोर रेडियस और कन्वेक्स टू लेस स्फेरिकल रेडियस में जाता है। ये वाला, ये देखिए, ये वाला पार्ट, एक सेकंड मैं मिटा के दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कन्वेक्स हमारा R2 में आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं, ये वाला कन्वेक्स हमारे R2 के बबल में आ रहा है, और कनकेव यानी कि ये वाला पार्ट हमारे R1 में आ रहा है, जहाँ पे हमारा एक्चुअली ये वाला R1 जो है वो ज़्यादा है R2 से। जो बड़ा वाला बबल होगा वो आधा रहेगा और छोटा वाला बबल छोटू सा पूरा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है अगर होल जो है वो बेस में होगा, हम लोग जो पढ़े थे वहाँ पे होल अगर वो वाला पूरा बेस में होगा, नीचे की तरफ अगर होगा, हाँ, ये अगर हमारा नीचे की तरफ होगा, हमारा बेस में होगा अगर, तो लीक ना हो उसके लिए क्या होगा, 2T/R इक्वल्स टू H√G। 2T/R इक्वल्स टू क्या होगा, H√G। ठीक है, फिर H इक्वल्स टू कितना होगा, 2T/√GR। ठीक है, 2T/√GR, समझे। H यहाँ पे हाइट जो टोटल हाइट जो है वो कितना होगा, 2T/H√G, सॉरी 2T/√GR। ठीक है, √GR, और यहाँ पे हमारा 2T/R इक्वल्स टू H√G, तो वहीं से आ रहा है 2T/R इक्वल्स टू H√G इक्वल्स टू ये निकलेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट और फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर, एसेंट फॉर्मूला। फिर आता है हमारा लास्ट और फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर जो कि है हमारा एसेंट फॉर्मूला ऑफ कैपिलरी राइज। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है H इक्वल्स टू 2T/R√G। वो तो हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे पीछे निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2T cos θ/R√G हो जाएगा, स्मॉल R√G, और HR जो है वो कांस्टेंट रहेगा। H अगर ज़्यादा है 0 से तो कॉन्केव यानी कि थीटा से ज़्यादा रहेगा, राइज हो जाएगा। H अगर कम है 0 से तो कॉन्वेक्स रहेगा, और थीटा 90 से ज़्यादा रहेगा और फॉल हो जाएगा नीचे की तरफ, यानी कि ये राइज यानी क्या होता है, ये वाला, ये था हमारा राइज, ये वाला पार्ट जो है वो है हमारा राइज, और ये ऐसे था वो है हमारा फॉल, ये है राइज, ये है फॉल, राइट। उसके बाद H2 ग्लास वाला मेनिस्कस अगर लें तो थीटा अगर 0 डिग्री के पास होगा तो हेमिस्फेरिक होगा। अगर मर्क्यूरी ग्लास मेनिस्कस लें तो ये अराउंड 135 डिग्री होना चाहिए। फिर अगर आता है हमारा R1 R2 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे लिक्विड लेवल में अगर होंगे दोनों ही, तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन हमारा हाइट जो है वो ऐसे होगा, H इक्वल्स टू 2T cos θ/√G। अब R नीचे था, ये वाला ऐसे होगा 1/R1 स्मॉल वाला -1/R2।
राइट। और यहाँ पे R1 हमारा ज़्यादा है, ठीक है, ये है हमारे यूट्यूब में, ठीक है, यहाँ पे R1 का वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला रेडियस ज़्यादा है, पर ये वाला यहाँ पे हाइट में ज़्यादा है, ठीक है। तो यही खत्म होता है आपका फ्लूइड का चैप्टर। आगे और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब।